तो देखो अब हम क्यूब वाले क्वेश्चंस करेंगे। हमने नंबर वाले क्वेश्चन करे, नंबर के स्क्वायर वाले क्वेश्चन करे, अब हमें करने हैं क्यूब वाले क्वेश्चन। हालांकि क्यूब वाले क्वेश्चंस में एक बात जरूर है कि आज तक पेपर में कभी क्यूबिक का फॉर्म का आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नहीं आएगा, हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक है। और दूसरी बात, तुमने देखा होगा क्यूब वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम देख सकते हो नोट्स में भी सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और जबकि बुक में तो केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया था। तो फिर भी हम दो तो कर ही लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तरीका बिल्कुल वही है, बहुत आसान चीज है ये भी। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट द क्यूब। तो देखो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या माना जाएगा, क्यूब। हमें किसके लिए काम करना है, क्यूब के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट शब्द हमें मिल गया क्यूब। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, और फॉर्म क्या दे रखी है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक है। मैं तुमसे हमेशा कहता हूं ना कि b की वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालो, b की, बाद में r की। तो b की वैल्यू मैंने बताई होगी तुम्हें, जो भी यहां पर मल्टीप्लाई हुआ होता है वो b की वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए, 9। तो देखो यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। ऐसा मैंने तुम्हें नंबर वालों में भी देखने को बताया था, ऐसा मैंने तुम्हें स्क्वायर वालों में भी देखने को बताया था, और ऐसा ही मैं तुम्हें क्यूब में देखने को भी बताऊंगा। लेकिन क्यूब में थोड़ा सा फर्क है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। b की वैल्यू बेशक तुम इस 9 से ही निकालोगे, लेकिन 9 b की वैल्यू नहीं है। b की वैल्यू, माना कि चलो तुम्हें लग रहा होगा कि 9 है, बस छोटा सा डिफरेंस है। b की वैल्यू वो नहीं होती जो मल्टीप्लाई हुई भी होती है क्यूब के केस में। क्यूब के केस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तुम्हें 9 नहीं लेनी, 9 का स्क्वायर रूट लेना होता है। हमेशा क्या लेना होता है, 9 का स्क्वायर रूट लेना होता है। तो b की वैल्यू 9 नहीं आएगी, 9 का स्क्वायर रूट, b की वैल्यू क्या आएगी, 3। बताओ 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, भाई 9 का रूट जब सोल्व करोगे 3 तो आएगा। मान लो जैसे कि देखो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 पर गौर करो। क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट में देखो, 16m प्लस 1, 16m प्लस 8। बताओ वहां पर b की वैल्यू तुम्हें क्या लग रही होगी, 16। लेकिन क्या b की वैल्यू 16 रहेगी क्यूब के केस में, नहीं। क्यूब के केस में हमें क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट। तो b की वैल्यू क्या लेंगे, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। हमेशा तुम्हें उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो b किसके बराबर है, 25 के। लेकिन क्या 25 बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। 25 का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। इसका तुम्हें कोई रीजन नहीं देना कि 3 कैसे आया, 4 कैसे आया, 5 कैसे आया, सीधा तुम्हें स्क्वायर रूट ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है उसे सोचने में। तो मैं डायरेक्ट b की वैल्यू लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 3 ही लिखना है, 9 का स्क्वायर रूट करके भी नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखना है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 कैसे आया है। तो 3 कैसे आया है, इस 9 का स्क्वायर रूट करने के बाद। समझ रहे हो ना। अब r की वैल्यू बना लो। तुम्हें मालूम है r की वैल्यू किससे शुरू होती है, 0 से। तो बोर्ड पे देखो 0, 1, 2, है ना। 3 नहीं ले सकते हैं ना, हमेशा b से कम लेना होता है। तो 3 से कम कहां तक लिया है, 2 तक। और शुरुआत कहां से होती है, 0 से। अब हम नंबर बनाएंगे, देखो बाय, एक लाइन लिखनी पड़ती है ना, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो नंबर बनाते हैं, और नंबर बनेगा तुम्हें मालूम है 3 के हिसाब से क्या नंबर बनेगा, 3q। क्लियर। दूसरा नंबर क्या बनेगा, 3q प्लस 1। ठीक है। तीसरा नंबर क्या बनेगा, 3q प्लस 2। बताओ क्या कोई और नंबर बनेगा, भाई नंबर तो बनाने आ रहे हैं ना तुम्हें, तुमने स्टार्टिंग की बेसिक क्लासेस तो कर ही रखी हैं, तो तुम्हें नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेशक यहां पर 2 के हिसाब से 3 ही नंबर बने, अगर नंबर ज्यादा बनते हैं ना तो मैं ज्यादा बनाता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कितनों के लिए काम करवाया, सिर्फ 3 के लिए, 1, 2, 3। अगर यहां पर और नंबर बन रहे होते ना तो मैं बनाता भी नहीं, कभी भी मत बनाओ।
उतने ही बनाओ जितनों के लिए उन्होंने काम करवाया है। सिर्फ 3 के लिए काम करवाया है, 3 बना लियो। और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो 3 ही बन रहे हैं। देखो क्या 2 से ऊपर यहां पे कुछ डाल सकते हो? नहीं, 3 तो डाल ही नहीं सकते। तो अब क्वेश्चन ने कहा था क्यूब। अब मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमें। तो तुम्हें याद होगा पिछले क्वेश्चंस में हमने स्क्वायर वाले करे, है ना? मैं क्या करता था? स्क्वायरिंग बोथ साइड करता था, है ना? स्क्वायर के केस में क्या करता था? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यूब के केस में क्या करूंगा? क्यूब बोथ साइड। एक ही बात है। अब फर्क इतना है कि क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। पहले मैं तुम्हें इधर करके दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए। मैं एक लाइन लिखूंगा, स्क्वायरिंग, सॉरी स्क्वायर थोड़ी ना कर रहे हैं अब लिखेंगे क्यूब बोथ साइड। मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं, इस साइड भी बोर्ड पे देखो, ए पर तो आ गया क्यूब, अब इस पर भी 3 का भी क्या बनेगा? क्यूब। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस। 3 का क्यूब कौन बताएगा मुझे? बताओ 3 का क्यूब क्या होता है? भाई 3 के क्यूब का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी कि 27 क्यूब क्यूब। क्लियर? बोर्ड पे देखो, 3 का क्यूब खोला 27, क्यूब के ऊपर लगा दिया क्यूब क्यूब। मुझे बताओ इसमें से एक चीज कॉमन लेनी पड़ती है ना, और कॉमन लेने के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जो प्रूफ करना है उसको देखो। उन्होंने साथ में क्या लगा रखा है? 9। इसमें से जरूर 9 कॉमन आता होगा, जरूर, गारंटी है आता होगा। अब देखो जरा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, नीचे स्पेस खत्म हो गया है। देखो मैं 27 को ये लिख सकता हूं ना, 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब। देखो 27 का मतलब क्या होता है? 9 3 जा 27, बात तो वही पड़ गई। अब तुम्हें मालूम है इसको मैं क्या मानूंगा? पहले वाले क्वेश्चंस की तरह याद करो, इसको मैं वही मानता हूं जो यहां पर मल्टीप्लाई हुआ होता है। यहां पर अगर m है तो मैं इसको m मान लूंगा, यहां पर अगर s होता तो मैं यहां पर इसको s मान लेता, यहां पर अगर k होता तो मैं इसको यहां पर k मान लेता। तो अगले स्टेप में तुम्हें 9 और इसकी जगह क्या मान लिया? m। हाँ, साइड में बताना पड़ेगा कि यहां पर m का मतलब क्या है, तो लिखना पड़ेगा बिकॉज m इक्वल टू, यहां पर m का मतलब है 3q क्यूब। एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा था पहला क्यूब इस फॉर्म का होना चाहिए, पहला क्यूब इसी फॉर्म का है, गारंटी है, हमने प्रूफ कर दिया। अब यही काम मैं सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पे करूंगा। इजी लग रहा होगा, बस क्यूब खोला है। देखो क्राइटेरिया बिल्कुल वही है जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे, बिल्कुल सेम तरीका है। फर्क इतना है, बी डायरेक्ट मत लेकर, और बी की वैल्यू हम क्या लेते हैं? इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 3। तो बी का ही खेलता बस। अगर बी गलत ले लिया तो फिर क्वेश्चन देखते ही काट दिया जाएगा। अब ये काम मैं इस पर करूंगा तो नीचे स्पेस कम पड़ता है, इसलिए पहले मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं। 3 क्यूब प्लस 1 पे काम करना है मुझे। अब तुम्हें क्यूब के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट के लिए तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए तो मैं क्यूब के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले से ही क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो तुम चाहो तो अपने पेज के ऊपर जो स्पेस बचता है रजिस्टर के पेज पर, वहां पर इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो या कहीं भी कर सकते हो। तो लिख लो, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। उधर स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस 3a बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a का क्यूब बी का क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। मतलब एक बार a पे स्क्वायर, एक बार b पे स्क्वायर। तुम लोग 10th क्लास में हो, अगर ये फॉर्मूला पहले से ही याद है तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं है याद तो मैंने फिलहाल लिख दिया है, तो तुम इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम्हें प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। एक बार मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं अगर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। 3ab स्क्वायर ये है। ठीक है, अब इधर अप्लाई करते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्यूब बोथ साइड करना है, तो लिखते हैं क्यूब बोथ साइड्स। तो देखो इस पर तो आ गया a क्यूब, इधर भी क्या करना पड़ेगा? 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्लियर? अब करते हैं, तो देखो क्यूब खोलते हैं। बताओ a का क्यूब, a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब। अभी खोल नहीं रहा, अभी बस इंडिकेट कर रहा हूं। देखो तसल्ली से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। अब b का क्यूब,
बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3। अब देखो ए का स्क्वायर, ए का मतलब 3 क्यू का स्क्वायर, और देखो बी ऐसे लिखना है तो बी का मतलब 1 प्लस, अब लास्ट बचा है 3ab², तो 3a का मतलब 3q और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। एक स्टेप ही सही कम से कम कर लेंगे तो तसल्ली से समझ में आ जाएगा। अब 3 का क्यूब मैंने बताया था, अभी 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यू पर क्या आएगा क्यू क्यूब प्लस 1 का तो क्यूब करो चाहे 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 के ऊपर कोई सी भी पावर लगाओ 1 ही रहता है। अब जरा इधर देखो बोर्ड पे, 3 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 और क्यू पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। 1 को ऐसे ही रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 3 की 3 से हो गई 9, 9 क्यू और 1 को 1 ही रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बस एक लास्ट स्टेप और देखते हैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 1। देखो बोर्ड पे 3 की 9 से करी 27, 27 की 1 से करी 27, तो 27 क्यू²। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये तो बिल्कुल बेसिक काम है जो तुम लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा, और अगर नहीं भी सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। देखो 3 की पहले 9 से करी 27 और 27 की 1 से करी 27, क्यू पे स्क्वायर था, क्यू पे स्क्वायर ही रहा। अब एक लास्ट स्टेप वहां वाला, देखो 9 की 1 से करी 9, क्यू तो क्यू ही रहा। अब जरा गौर करो, देखो मैं क्यू वाले एक साथ लिख रहा हूं, 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1। तुमने गौर करा मैंने क्या करा है, मैंने बस 1 को एक तरफ कर दिया, इस टर्म को एक साथ लिख लिया, इन तीनों के अंदर क्यू आ रहा है। तुम सोच रहे होंगे कि अब मैं कॉमन लूंगा, लेकिन ध्यान रखना मैंने तुम्हें बताया था कॉमन हम वही टर्म लेते हैं जो क्वेश्चन में लिखी हुई होती है। बताओ उन्हें क्या चाहिए 9, उन्हें यहां पर क्या चाहिए 9, मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगा 9 कॉमन लूंगा। देखो कॉमन लेने को तो मैं क्यू भी ले सकता हूं, क्यू इसमें भी आ रहा है, क्यू इसमें भी आ रहा है, क्यू इसमें भी आ रहा है, लेकिन मैं क्यू कॉमन बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ कॉमन क्या लूंगा 9। तो बोर्ड पे देखना 9 कॉमन लिया है, 27 में से 9 चले गए कितने पर 3 पर, 27 में से 9 चले गए कितने पर 3 पर, 9 में से 9 चला गया पूरा ही चला गया, सिर्फ क्या बचा क्यू। और तुम्हें यह भी मालूम होगा इस टर्म को मैं हमेशा क्या मानता हूं, जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में टर्म बचती है उसको मैं वही तो मानता हूं जो यहां पर लिखा हुआ होता है m, तो मैं इसको भी क्या मानूंगा m। तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 9m प्लस 1। हाँ साइड में बताना जरूर, बिकॉज m इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू में वही लिखूंगा, मैंने यहां पर m किसको माना है इसको, तो लिख दो 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तो मैंने यहां पर m इसको माना था। अब एक तीसरा पार्ट और बचा है और वो ये प्रूफ करना है। तो देखो तीसरा पार्ट मेरे पास है 3q प्लस 2, मैं बिना लिखे डायरेक्ट क्यूब कर रहा हूं बोथ साइड, ठीक है, मतलब एक स्टेप काट रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा क्यूबिंग बोथ साइड, सीधा कर रहा हूं। तो देखो a पर आ गया a क्यूब, इधर आ गया 3q प्लस 2 का क्यूब। अब मैं क्यूब खोल रहा हूं और फॉर्मूला तुम्हारे सामने, देखो a पर क्यूब मैं सीधा खोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो कर ही लेते हैं एक स्टेप, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a², देखो बोर्ड पे a स्क्वायर है मतलब 3q का स्क्वायर, और b ऐसी ही है तो b की वैल्यू भी डाल दो 2, प्लस 3a और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बोर्ड पे देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, 3 का क्यूब होता है 27, 27 क्यूब पर आ गया क्यूब प्लस, हाँ 2 का क्यूब बताओ, ऐसा मत सोचे करो कि 2 के क्यूब का मतलब है 2 की 3 से कर दी 6 आ गया, नहीं,
2 के क्यूब का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, अब देखो इसका मैं स्क्वायर खोल रहा हूं पहले, 3 का स्क्वायर खोला 9, क्यू पे आ गया क्यू स्क्वायर। अब देखो इधर 2 का स्क्वायर खोल दिया 4। अब फाइनली इसको सॉल्व कर देते हैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3। अब देखो बोर्ड पे 3 की 9 से करी 27, 27 की 2 से करी 54, है ना भाई। 3 की 9 से करते हैं 27, 27 की 2 से करेंगे 54, तो लिखो 54 क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब उधर देखो 3 की 3 से करी 9 और 9 की 4 से करी 36, यानी कि 36 क्यू। अब तुम्हें मालूम ही अगला स्टेप मेरा क्या होगा, सारे क्यू वाले क्या करने हैं, एक साथ लिखने हैं। तो सारे क्यू वाले एक साथ लिख लो, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, और ये जो प्लस 8 है इसको थोड़ा साइड में लिख दो, इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अब हम कॉमन लेंगे, और अब तो तुम्हें याद हो गया होगा कि मैं हर बार कॉमन क्या ले रहा हूं। देखो बोर्ड पे 9 9, इधर से भी क्या लूंगा 9, तो ले लो इसमें से कॉमन 9। देखो कॉमन तो बहुत कुछ आता है, हमेशा ध्यान रखना कॉमन बहुत कुछ आता है, लेना वो है जो ऊपर लिखा हुआ होगा, तो 9 ले लो बस। देखो यहां से बचा 3 पर 3 क्यूब, 9 54 पे कितने पे जाएगा 54, 6 पर, 9 6 54 होता है ना, और ये 36 कितने पर जाएगा 4 पर, प्लस 8। और तुम्हें मालूम है इस टर्म को मैं हर बार क्या मानता हूं, जो यहां पर m लिखा हुआ है, तो लिखो 9m प्लस 8, और साइड में लिख जरूर देना कि यहां पर m का मतलब क्या है, तो लिखो यहां पर m वही है जो ये लिखा हुआ होता है, तो पूरा कॉपी कर दिया करो, 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो देखो बस क्यूबिक में थोड़ी सी कैलकुलेशन सी बढ़ जाती है और थोड़ा लेंथी सा लगता है, शायद यही वजह होगी कि अभी तक कभी पेपर में नहीं आया। स्क्वायर वाले तो बहुत आते हैं, क्यूब वाले एक भी बार नहीं आया। तो ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का था, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मेरी तरफ से है एक्स्ट्रा। तो देखो वहां पर भी हमें क्यूब करना है, तो उस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं कराऊंगा, बस मैं आधा कराऊंगा, बाकी का आधा तुम्हें घर पे करना है, वो तुम्हारा होमवर्क है, मैं क्लास में चेक करूंगा उसे। तो देखो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो फिर से हमारे काम की चीज मिल गई क्यूब। क्या शो करना है हमें इस बार भी, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, और वो इस फॉर्म का होता है 60m, अगला नंबर है 60m प्लस 1, और लास्ट नंबर है 16m प्लस 8। मुझे बताओ, मैं हमेशा कहता था कि b की वैल्यू वही ले लिया करो जो यहां पर मल्टीप्लाई हुई भी होती है, जो भी इधर m के साथ q के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है ना, उसी को वैल्यू ले लिया करो। मैं हमेशा यही तो कहता हूं तुमसे, लेकिन क्यूब में थोड़ा सा मैंने बोला था बदल दो एक तरीका। क्यूब में हम क्या करते हैं, क्यूब में 16 नहीं लेते, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो तुम्हें डायरेक्ट क्या वैल्यू लेनी है 4, और इसके लिए हमें कोई रीजन नहीं देना कि b की वैल्यू हमने 4 कैसे ली है, इसके लिए हमें कोई रीजन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ r की वैल्यू बना लो। अब बताओ r की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 तक ही तो जाऊंगा, 4 से कम लेना होता है हमेशा, 4 से कम मतलब 3 तक बस। अब लिखो एक लाइन जो अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो पहला नंबर क्या बनेगा, बताओ 4 के अकॉर्डिंग पहला नंबर बनेगा 4q, दूसरा नंबर क्या बनेगा 4q प्लस 1, है ना, तीसरा नंबर क्या बनेगा 4q प्लस 2। बताओ क्या और नंबर बनाऊंगा, नहीं,
क्वेश्चन ने हमसे कितने प्रूफ करवाए? 3, 1 2 3। देखो वैसे तो चौथा नंबर बन सकता है, क्या बनेगा वो? 4 क्यूब + 3, क्योंकि 3 अलाउड है, लेकिन मैं उसको नहीं बनाने वाला क्योंकि हमें काम सिर्फ कितने के लिए करना है? 3 के लिए। अगर वो हमसे ये प्रूफ नहीं करवाते ना तो मैं ये भी नहीं लिखता, समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने हमसे प्रूफ करवाया है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 क्यूब + 2। अब शुरू करते हैं वही जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है? तो देखो मैं बस ये वाला पार्ट प्रूफ करवा रहा हूं, ये वाले 2 पार्ट तो मैं घर से प्रूफ करके लाने, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे। उम्मीद है तुम लोग कर लोगे घर पे, मैं चेक करूंगा क्लास के अंदर सॉल्यूशन। तो देखो क्यूबिक बोथ साइड लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ए का क्यूब, बताओ 4 क्यूब पे भी क्या आएगा? क्यूब। मुझे बताओ 4 का क्यूब कितना होता है? बोर्ड पे देखो, 4 के क्यूब का मतलब क्या है? 4 की मल्टीप्लाई 3 बार। मैंने बताया था ना किसी भी क्यूब का मतलब क्या होता है? उसकी मल्टीप्लाई 3 बार। तो देखो 4 4 द 16 और 16 की 4 से करेंगे 64, यानी कि 4 का क्यूब आएगा 64 क्यूब। बताओ मैं इसमें से क्या कॉमन लेना पसंद करूंगा? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 16, इसमें से मैं 16 कॉमन लूंगा। बोर्ड पे देखो 64 को, यानी कि 64 को मैं ये लिख सकता हूं ना 16 × 4 क्यूब। भाई 16 की 4 से करने पर वापस कितना आएगा? 64। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और मैं इस टर्म को अब क्या मानूंगा? जो यहां पर लिखा हुआ होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? m। मैं इस टर्म को फिर से यहां पर क्या मानूंगा? m। और साइड में लिखकर बता देना बिकॉज m = दिस वन, ठीक है? तो बाकी के 2 पार्ट तुम घर पे करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो जितनी जगह में इसका सॉल्यूशन हो जाए। तो देखो चैप्टर 1 का एक टाइप हमारा पूरा खत्म हो गया है, नंबर वाला। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, और ये थोड़े से इजी भी होते हैं अब जो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द HCF। ध्यान रखना 2 चीजें हमें पढ़नी है अब इस चैप्टर में आगे के लिए, एक तो HCF का टॉपिक और एक LCM का टॉपिक। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब समझते हो? लोवेस्ट का मतलब कम से कम, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCF भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। भाई हाईएस्ट हो चाहे ग्रेटेस्ट हो एक ही बात है, ठीक है? और हाईएस्ट ग्रेटेस्ट दोनों का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और लोएस्ट का मतलब होता है कम से कम। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ये तो कह रहा है लोएस्ट और ये कह रहा है हाईएस्ट, ठीक है? अब निकालते कैसे वो देखना है, दोनों का अपना अपना तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में HCF पूछा है फिलहाल हमसे, तो HCF निकालेंगे बस। फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो फर्स्ट पार्ट डिवाइड करनी होती है बस। HCF निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें क्या करना होता है? डिवाइड आनी चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे डिवाइड करने से HCF होता है? हाँ, डिवाइड करना तो है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। देखो कैसे, 7 2 5 5 7 5। तो ये 2 चीजें हमें पूछी गई हैं, तो इन 2 में हमें HCF फाइंड आउट करना है। हमेशा ध्यान रखना छोटी वाली डिजिट से बड़ी वाली डिजिट को डिवाइड करते हैं, छोटी वाली से बड़ी वाली को हमेशा। बताओ दोनों में से छोटी कौन सी है? ये वाली या ये वाली? ये छोटी है ना। तो देखो मैं यहां से शुरुआत करता हूं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा लंबी डिवाइड जाती है, और थोड़ा तरीके से करेंगे। छोटी वाली को मैंने बाहर रखा है और बड़ी वाली को डाल दिया अंदर। अब डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 575 को तो मैंने बाहर रखा है और 725 को अंदर रखा है। अब डिवाइड स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ 1 पर काटना ठीक रहेगा ना? काट दो 1 पर।
575 बन जा 575। देखो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 150। ठीक है, सिंपल डिवाइड करा ना, कौन सी बड़ी बात हुई है भाई। 575 को 1 से करा तो 575, 150 क्या रह गया रिमाइंडर। ध्यान रखना, अब कुछ बात बदलेगी। जो रिमाइंडर बचता है ना उसी से डिवाइड करना है, और जिसने पहले डिवाइड करा था उसे अंदर ले लो। समझ में आ रही है बात? ये चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइड करना है, और जिसने डिवाइड करा था उसको करना है। समझ रहे हो ना? जो बाहर था उसे ले लो अंदर, समझ रहे हो? और जो नीचे है उसे नीचे ही रहने दो। मेरी फनी बात को जरा गौर करो, जो नीचे है उसे नीचे रहने दो, और जो बाहर था उसे ले लो अंदर। वो बहुत खुश हो रहा था बाहर, अब वो पहुंच चुका है अंदर। क्लियर? अब देखो फिर से वही काम करना है। अब डिवाइड कर दो 150 से 575 को। तो देखो 3 पे लेना ठीक रहेगा, क्योंकि 150 की जब 3 से करते हैं तो 450 आता है, 450। तो 3 से करना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 4 से कर दिया तो 600 आ जाएगा, और 600 ज्यादा हो जाएंगे, 600 नहीं ले सकते। 3 से करना ठीक रहेगा, तो 3 से कर दो। 3 से करेंगे 450। क्लियर? एक काम करो, यहां के यहां पे लिख लिया करो, यहां पे मेरे को आदत है लिखने की। तो 3 से कर दिया 450। अब देखते हैं कितने बच गए। 5 बचा, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 125। जो नीचे है उसे नीचे रहने दो, जो बाहर था उसे ले लो अंदर, या अंदर। क्लियर? अब देखो कितने पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 125 से तो 150 1 पे कट सकता है, क्योंकि 2 पर तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखो बोर्ड पे 1 पे लिया 125, ऊपर 10 में से 5 और 4 में से 2 25। जो नीचे था उसे नीचे रहने दो, जो बाहर था उसे ले लो अंदर। बताओ 25 से 125 पूरा कट सकता है? याद करो, 25 जा कितने होते हैं 125, ये पूरा कट सकता है। तो 25 पंजे 125, कटने के बाद क्या आ गया 0। इस बात पर गौर करना, जिस डिजिट से डिवाइड करने पर 0 आ जाता है ना, जिस डिजिट से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर, जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं और 0 बच जाए, वही डिजिट क्या कहलाती है? वही डिजिट क्या कहलाती है? HCF। समझ रहे हो? मतलब इन दोनों का HCF क्या आया है? 25। क्लियर? तो डिवाइड तुम्हें साइड में करना होता है, और देखो लिखना कैसे, लिखना ऐसे होता है HCF ब्रैकेट में 725 575। तो बोर्ड पे देखो 725 575 का HCF क्या आया है? 25। ऐसे तुम्हें नोट करना है, डिवाइड साइड में दिखानी है, यहां पर तुम्हें सॉल्यूशन करना है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, 12 30। तो मुझे बताओ इसमें से छोटी डिजिट कौन सी है? 12 ना, 12 को तो रखेंगे बाहर और 30 को रखेंगे अंदर। ठीक है, अब देखो बताओ 12 से 30 कितने पर जाएगा? 2 पर ठीक रहेगा ना, 12 दूनी 24। भाई 12 टू जा कितने होते हैं 24। तो देखो बोर्ड पे 12 टू जा तो आ गए 24, रिमाइंडर कितना रह गया 6। जो नीचे है उसे नीचे रहने दो, जो नीचे है उसे नीचे रहने दो, जो बाहर था उसे अंदर ले आओ। बहुत बार आजाद घूम रहा था ना, उसे हमने ले लिया अंदर। अब देखो अब काटते हैं, बताओ 6 से 12 जाएगा, पूरे पे चला जाएगा भाई। 6 टू जा कितने होते हैं 12, 0 आ गया। और मैंने बताया था जो डिजिट रिमाइंडर 0 ले आती है वही डिजिट क्या कहलाती है? HCF। तो लिखने का तरीका क्या है? देखो HCF 12 30 इक्वल टू 6। इसका HCF कितना आया है? 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो देखो थर्ड काफी अलग है, हो सकता है इसमें ज्यादा स्टेप चले जाए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 56
814। तो मुझे बताओ इसमें से छोटे डिजिट कौन सी है, हर कोई बता देगा। 56 है छोटे डिजिट। तो देखो 56 को रखो बाहर, 814 को रख दो अंदर। अब शुरू करते हैं। तो देखो इसमें तुम्हें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कितने पर लगाएं। एक काम करते हैं, इसमें तो डबल डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा पहले। 56 की पहले 1 से करते हैं, बोर्ड पे देखो। 56 की 1 से करी 56, 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 5 गए 2। ठीक है, 7 में से 5 गए 2, 25। अभी भी ऊपर एक डिजिट बची भी है ना 4, तो अभी तो थोड़ा सा डिवाइड और चलेगा। तो 4 उतार लो फिलहाल, 4 उतार लिया। समझ रहे हो ना, जब ऊपर डिजिट बची भी होए करे ना, तो उसका तो डिवाइड अभी चलाए करो। जब तक ऊपर सारी डिजिट ना खत्म हो जाए तब तक डिवाइड चलाते रहो। ठीक है, अभी मैंने 4 उतार लिया, अभी और डिवाइड चलाएंगे 56 से ही, 56 से ही अभी हमें डिवाइड और चलानी है। जब तक ऊपर डिजिट बची रहे थोड़ी बहुत और, तब तक वो डिजिट्स नीचे उतारते रहो, डिवाइड चलाते रहो। जब ऊपर की डिजिट खत्म हो जाएगी तब हमें उस तरीके पर आना है जो तरीका भी मैंने सिखाया था। फिलहाल 56 अब 254 को सोचते हैं कितने पर जाएगा। तो देखो 4 पर करके देखते हैं। 6 4 जा 24, 2 5 4 जा 20, 22, 224। मेरे हिसाब से शायद ये सही रहेगा। ठीक है, तो 4 पर ही ले लेते हैं। 56 4 जा 224। तो देखो 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 2 0, खत्म। अब क्या ऊपर डिजिट बची है? नहीं, अब नहीं बची। अब ठीक है, जो नीचे बचा है उसे नीचे रहने दो, और जो बाहर था उसे ले लो अंदर। अब आगे का काम बिल्कुल वही है। ठीक है, अब मुझे बताओ 30 से 56 काटना है। एक पर ही काट के देखते हैं, क्योंकि 2 पर करेंगे तो 60 आएगा और 60 ज्यादा हो जाएगा। तो एक पर लेते हैं। 30 1 जा 30, ऊपर से उतारा 6, 5 में से 3 गए 2, 26 है ना। नीचे को नीचे रहने दो, जो बाहर था उसे ले लो अंदर। अब देखो 26 में भी ठीक रहेगा, एक पर ही लेना ठीक रहेगा, 2 पर तो ज्यादा हो जाएगा। तो 26 एकम 26, 4 ले लिया, 4 बचा ना, 30 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4, 4 गया बाहर, 26 ले लो अंदर। देखो यहां पर स्पेस खत्म हो गया है, तो ये नीचे का डिवाइड मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो तुम लोग अपने पेज में उसी के नीचे कर सकते हो, और अगर तुम्हारा भी पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो मैं इसी चीज को यहां पे लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं, कभी कभी डिवाइड बहुत लंबी चली जाती है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो 4 से 26 काटना है, तो देखो 4 6 जा 24 ठीक रहेगा ना। 4 6 जा 24, 6 में से 4 गए 2, क्लियर। नीचे को नीचे रहने दो, 4 को ले लो अंदर। 4 तो कर सकता है 2 से, 2 2 जा 4, 0। और मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो वही डिजिट क्या कहलाती है? HCF। तो अब तुम्हें धीरे धीरे HCF निकालना आ रहा होगा। तो देखो चाहे डिजिट कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, तरीका यही रहेगा HCF फाइंड आउट करने का। अब जरा एनसीईआरटी निकालना 2 मिनट के लिए। मैंने बोला था कि एनसीईआरटी तुम लोगों के पास होनी चाहिए हमेशा। तो एनसीईआरटी निकालो फटाफट से, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। जब तक मैं ये रब कर रहा हूं तब तक तुम लोग की एनसीईआरटी निकल जानी चाहिए। तो देखो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज निकालो 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर गौर करो। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। बताओ, ये बिल्कुल वही काम है ना जो अभी अभी मैंने बोर्ड पर सिखाया है। HCF निकालना है हमें। देखो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? 135 225। बताओ किससे किसको डिवाइड दोगे? छोटी से बड़ी को डिवाइड देते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। देखो तीनों के तीनों पार्ट चाहे कोई छोटे हो चाहे बड़े, तरीका वही रहेगा, तसल्ली से डिवाइड करना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर खुद से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। चेक करने के लिए, कैलकुलेशन चेक करने के लिए यूज कर सकते हो बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर प्रॉपर HW डालो। ये तो क्वेश्चन तुम्हारा समझो हो गया। घर पे तीनों पार्ट करके देखने, अगर नहीं होते हैं या आंसर गलत आता है तो मुझसे पूछना। सेकंड पार्ट देखो,
शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। बताओ, ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में खूब नहीं करे। और देखो ऐसा क्वेश्चन जो है 6 क्यूब + 1 वाला मैं तुम्हें दिखाता हूं। नोट्स में देखो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यही है। तो ये तुम्हारा हो गया है। इस पे भी डालो HW। घर पे जाके एक बार जरूर करना है खुद से, ये नहीं कि देख कर टीप दो पूरा, हो सकता है मैं बोर्ड पे करवा लूं, इसलिए खुद से करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पर भी HW डालो। थर्ड देखो, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। देखो दुनिया भर की बातें लिखी हुई, इतनी बातें नहीं करनी, केवल मेन चीज मैं तुम्हें बताता हूं। कितने मेंबर्स हैं? 616 मेंबर्स हैं। पूरे क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है और जरूरत भी नहीं है, दुनिया भर का सजा रखा है इन लोगों ने। मुद्दे की बात यह कि कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर हैं। अब आगे देखो, 32 मेंबर्स इन अ परेड। और परेड के अंदर कितने मेंबर्स है? 32। ठीक है, 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं, इतनी बात पता चली है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इन दोनों को मार्च निकालना है। मार्च समझते हो? परेड होती है ना, ढोल बजाते हुए बड़ी लाइन से चलते हैं परेड इस तरह से, तो इन्हें परेड निकालनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? इंपॉर्टेंट वर्ड है तुम्हारा मैक्सिमम, अंडरलाइन करो उस शब्द पर। मैक्सिमम नंबर मैंने बताया था, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो हमसे इन दोनों का क्या पूछ रहा है? HCF। अगर वो बोलता ना मिनिमम, तो मिनिमम कह रहा है तो वो हमसे पूछ रहा है LCM। लेकिन अगर वो कह रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का तुम्हें क्या निकालना है? HCF। सिंपल निकालना है। देखो बोर्ड पे 32 से 616 को डिवाइड करते चले जाओ जैसे मैंने सिखाया था, एंड में तुम्हारा HCF निकल आएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। तो थर्ड पार्ट क्लियर हो गया है ना क्या करना था? फिर भी कोई दिक्कत होती है तो क्लास में पूछ सकते हो। और इस पूरी स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, दुनिया भर का सजा रखा है उन्होंने। मेन चीज क्या लिखी हुई थी, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे थे, तो मैक्सिमम मतलब HCF वो हमसे पूछ रहा है। और वैसे भी इतना सजाकर नहीं आता है, डायरेक्ट आता है पेपर में, इतनी स्टेटमेंट नहीं देंगे भरपूर मात्रा में। फोर्थ पर गौर करो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ध्यान रखना, अभी तक मैं बोल रहा था ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये बोल रहा था बार बार में। तो ध्यान रखना, एल्गोरिथम बोले चाहे लेमा बोले, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, स्क्वायर करवा रहा है वो हमसे। मैंने बताया था ना 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, नंबर वाले, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? स्क्वायर वाला। और तुमने देखा हो ये क्वेश्चन भी हमने नोट्स में कर लिया था, तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें घर पे जाके प्रॉपर करना है। रजिस्टर पर 1.1 तुम्हारी कंप्लीट सॉल्व होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है तुमसे या समझ में नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन अगर करा ही नहीं है तो फिर गलत बात है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, 5th, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब। तो मुझे बताओ इसमें क्या शो करना है हमें? क्यूब। ये तो अभी करा था आज की क्लास में, है ना। तो क्यूब वाला क्वेश्चन इसके अंदर शो करने को बोला गया है, और ये भी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। तो 1.1 कंप्लीट तुम्हारी हो गई। और इस तरह से एनसीईआरटी को साथ साथ चलाएंगे, खास करके चैप्टर 1 में, क्योंकि चैप्टर 1 में अगर मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी कराई तो कुछ बातें समझ में आएंगी और कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। नोट्स के जरिए पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो देखो पूरी एक्सरसाइज अब तुम घर पे तसल्ली से कर सकते हो। 1.2 पर भी आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी जरा हम अपने नोट्स को कंटिन्यू रखते हैं। तो बुक को रख दो बैग में, अब वापस नोट्स पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा था, और 1.1 को मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर चेक करूंगा, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन करके लाना है तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तुम देख सकते हो इतने सारे पार्ट्स हैं, लगभग 13 पार्ट्स हैं। और कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें डिजिट्स काफी बड़ी बड़ी दे रखी है ना, देखो जरा ध्यान से।
तो देखो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स है, किसी किसी पार्ट के अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स है कि बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स है, लेकिन तरीका उनमें भी वही रहेगा। तो देखो 3 तक तो मैंने कराए, पहले तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना ये सारे पार्ट। देखो 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 तक के सॉल्यूशन तुम्हें घर पर करके देखने। अगर कोई रुक जाता है तो पूछना है, अगर तुमने करके ही नहीं देखा है तो मैं नहीं बताऊंगा। एक बार तो तुम्हें जरूर ट्राई करना है। कैलकुलेशन की हेल्प के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हेल्प के लिए। मैं कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड पे करा सकता हूं, चाहे जितना मर्जी समय ले लो इसके लिए, 2 दिन 3 दिन, लेकिन एक एक बार घर पे जाके जरूर करके देखो। तो देखो सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, करके देख लेना। कोई सा अगर नहीं आता है समझ में तो मैं जरूर बताऊंगा, मना नहीं कर रहा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये भी मैंने बताया था ग्रेटेस्ट, इसका भी मतलब क्या होता है एचसीएफ। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बात है। कई बार वो शॉर्ट में लिख देते हैं जीसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका भी मतलब वही होता है एचसीएफ। तो देखो 11th पार्ट में पूरा सजा रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इसका। तो देखो डिजिट काफी बड़ी बड़ी है ना, ये मैं करवा देता हूं। हालांकि तरीका इसमें भी वही है, इतना तो तुम देख ही लोगे कि कौन सी डिजिट छोटी और कौन सी डिजिट बड़ी है। तो देखो छोटी कौन सी है, ये वाली है छोटी 2730, छोटी को रख दिया बाहर और बड़ी को डाल दिया अंदर। अब डिवाइड शुरू करते हैं। बताओ पहला डिवीजन किससे लेना ठीक रहेगा। देखो 4 से तो ऐसा लगता है ज्यादा हो जाएगा, 3 पर करके देखते हैं। 2730 3 पर, 0 3 3 9, 3 7 21, 2 3 2 6 और 2 8, 8190, ये करेक्ट है मेरे हिसाब से। तो 3 पर ही लेते हैं। बोर्ड पे देखो 3 से करा तो 8190 आ गया, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 9 गए 6, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, 1160। तो मैंने बताया था जो नीचे आया है उसे नीचे ही रहने दो और जो बाहर है उसे अंदर ले लो। बहुत हो गया इसका बाहर घूमना, अब इसको डालो अंदर जेल में। अब फिर से वही काम करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 2 पर करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, तो 2 पर करके देखते हैं। 0 6 2 12, 1 2 1 2 3 2 1 2, तो 2320 ये करेक्ट है, 2 पर लिया है। 0 में से 0, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 3 गए 4, है ना। जो नीचे आया उसे नीचे रहने दो और जो बाहर घूम रहा था आजाद उसे ले लो अंदर। अब करते हैं डिवाइड। तो देखो कितने पर लेना ठीक रहेगा 3 पर तो ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12 होते हैं, क्योंकि 2 पर ठीक रहेगा। तो देखो 2 पर आएगा 820, करके देख लेना मल्टीप्लाई, 2 पर 820 ही आएगा। 0 का 0, 6 में से 2 गए 4 और 11 में से 8 गए 3, 340 को रहने दो नीचे ही और जो बाहर था उसे ले लो अंदर। तो देखो नीचे स्पेस खत्म हो गया है, इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं, वहां पे तो नहीं कर रहा, इधर कर रहा हूं। 340 बाहर और 410 अंदर। अब आगे का डिवीजन करते हैं और तुम्हें देखकर पता चल रहा होगा कि 1 पे ही काटना ठीक रहेगा इसको। तो देखो कितनी भी बड़ी डिजिट हो सिंपली मल्टीप्लाई करना है बस, और अगर ज्यादा बड़ी आ रही तो रफ में पहले मल्टीप्लाई करके देख ले करो मेरी तरह, क्या दिक्कत है। अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो कि कितने पर काटें तो पहले रफ में करके देख लो, 2 पर 3 पर 4 पर, उस पे देख लो, ठीक है। और वैसे भी एचसीएफ में ज्यादा बड़ी डिजिट नहीं आती है पेपर में, ये तो बस ये कि मैंने इसलिए दे रखी है ताकि प्रैक्टिस हो जाए बस तुम लोग की। खास करके देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो 9th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 9th पार्ट एनसीईआरटी लिखा हुआ है ना उसके ब्रैकेट में, क्योंकि वो एनसीईआरटी का है और कई बार आ चुका है वो वाला पार्ट पेपर में। तो स्कोर करते हैं। तो 340 से और काटा, 0 में से 0, 11 में से 4 7 और 70 ही बचा, इसको ले लो अंदर। तो वही तरीका है,
अब देखो ये कितने पर ठीक रहेगा, 5 पर तो ज्यादा हो जाएगा, 35 होते हैं, 4 पर ठीक रहेगा, 7 चौक 28, 0, 14 में से 8 6, 60 को बाहर छोड़ दो, 70 को ले लो अंदर, बताओ 60 70 एक पे ठीक रहेगा, 60 एकम 60, 10। और तुम्हें मालूम है जब तुम 10 को बाहर लिखोगे और 60 को ले लोगे अंदर तो कट जाएगा ना, 10 के टेबल में तो 60 आता है 6 पर। तो मुझे बताओ क्या 10 एचसीएफ माना जाएगा? बिल्कुल। 10 ने 60 को पूरी तरह से काट दिया है, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 0।